रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया। कॉस्मोस रियल्टर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश करते हैं मैरिया टाउन कराची में आपके कारोबार और सरमायाकारी को मजीद मुनाफा बख्श बनाने के लिए कॉस्मोस बिजनेस टावर, जहां ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर वसी और शानदार ऑफिसेज बेहतरीन कीमतों में दस्तयाब हैं। मेन गेट से सिर्फ 1 मिनट की ड्राइव पर मैरिया टाउन कराची की सबसे प्राइम कमर्शियल लोकेशन 400 फीट वाइड मेन जिना एवेन्यू रोड पर वाक़ है। तामीराती काम तेजी से जारी है, तो अभी इस आलीशान मंसूबे का हिस्सा बने और महफूज करें अपना मुस्तकबिल। बुकिंग सिर्फ 10 लाख से, वो भी 30 महीनों की आसान इकसात के साथ। तो अभी हमसे राब्ता करें और अपना आलीशान ऑफिस हासिल करें। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स कॉन्टैक्ट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यूसुफ वाइसरॉय और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ। कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो उसकी भागदौड़ में लगना पड़ता है, बचपन से लगना पड़ता है। आप किसी चीज़ के, हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं। क्या है हमारी ख्वाहिशात? अच्छा घर हो, बीवी हो, बच्चे हों और ज़िंदगी यूँ ही चलती रहे। तो हमारा सफ़र जो है इब्तदा भी वहीं से होती है और इख्तिताम भी फैमिली में होता है। लेकिन हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है अपनी ज़िंदगी को लोगों में वफ़ करने के लिए, बड़ी मेहनत की है। हमारे साथ बैठे हैं मुस्तफ़ीज़ुर रहमान साहब, ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन यूनाइटेड पैनल के प्रेसिडेंट हैं, यूनाइटेड ग्रुप के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल सही कहा जी। और हमारे साथ जो हैं वो नातख्वां सनाख्वां हैं मोहम्मद मियाँ हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो नातिया अशार के साथ करते हैं। तो पहले नातिया कलाम हो जाए, उसके बाद आपसे गुफ्तगू करते हैं। जनाब मोहम्मद मियाँ हाशमी साहब। खुशबू है दो आलम में तेरी, ऐ गुल चीदा किस मुँह से बयां हो तेरे दामान दरिदा आया
शेर देखिए यूं जरीदा खुशबू है दो आलम में तेरी गुल चिदा। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मियाँ साहब आपने माहौल बना दिया अच्छा सा, और आपकी आंखों में जो नमी है वो आवाज़ थोड़ा सा तेज़ पड़ने की वजह से है या अब कलाम में ही ऐसा जादू था? जो उन्होंने कहा है ना, यूं दूर हूँ ताइब में, उन्होंने इस अशार का जो इंतखाब किया है ना बहुत ही खूबसूरत किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं मुस्तफ़ीज़ुर रहमान साहब, और हम इनको शॉर्ट में एम रहमान कहते हैं। ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के यूनाइटेड ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट हैं GG33 गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल वगैरह के रियल्टर्स के प्रेसिडेंट हैं। हम इनको खुशामदीद कहते हैं। रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू। वैसे तो आप हमें मिलते रहते हैं बहुत सारी जगहों पर, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में आए। हमारा जो प्रोग्राम का जो सेगमेंट का जो मेन कोर है वो है कैजुअल टॉक। हम आपके बारे में पर्सनल सवालात करेंगे, आपकी एक्टिविटीज़, रमज़ान का महीना चल रहा है और इसमें आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, इसके अलावा आपकी चाइल्डहुड कोई ऐसी मेमोरी हो, तो हम फर्दन आपसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे। हम सबसे पहले पूछेंगे, ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के आप एज ए प्रेसिडेंट हैं, माशाल्लाह 3-4 साल आपके एसोसिएशन को हो गए, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। तो बस ये पूछना था कि रियल एस्टेट बेसिकली किन के लिए है, कौन लोग हैं जो इस पे वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं? यहाँ तो हर कोई बंदा जो है, ग्रॉसरी वाला भी है, दूध वाला भी है, वो भी कहता है कि ऊपर वाला फ्लैट जो है वो रेंट पे है, मैं करवा दूंगा। ये कैसे आप रोकेंगे इसको? देखिए, उसके लिए जो हम एसोसिएशन की सतह पे कोशिश कर रहे हैं कि इसको बाकायदा लेजिटिमेट किया जाए। जितने हमारे रियल एस्टेट डीलर्स जो इस फील्ड से वाबस्ता हैं, या जो भी बच्चे या जो भी हमारे मुस्तकबिल के लिए रियल एस्टेट में करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको बाकायदा तालीम दी जाए। और जैसे आप दुबई देख लें या यूरोप देख लें, यूरोपीय ममालिक देख लें, वहाँ पर बाकायदा अगर आप रियल एस्टेट को एज ए कैरियर अपनाते हैं तो उसके लिए बाकायदा डिप्लोमा करवाया जाता है। बिल्कुल सही। तो हमारी भी कोशिश यही है कि जो भी पाकिस्तान में अब, क्योंकि इस मौके के ऊपर इस वक्त जो हमारी टॉप इंडस्ट्री अगर देखें तो रियल एस्टेट ही है जी, और इसके साथ एलाइड इंडस्ट्री जो 74 के करीब वो मुंसलिक हैं जी, और पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर इंडस्ट्री है। बिल्कुल। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जितना पैसा यहाँ पर भेजते हैं उसमें से 65% तकरीबन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होता है। लास्ट अगर आप 2021 में देखें तो $29.4 बिलियन आए, जिसमें से 65% रियल एस्टेट की मार्केट में इन्वेस्ट हुए। गुड। तो अब वक्त आ चुका है कि हम इसको बाकायदा इसको प्रोफेशनलिज्म में लेके आएँ, और इसके लिए कोशिशें भी जारी हैं। और इस सिलसिले में हम वफाक के साथ, सिंध गवर्नमेंट के साथ, या जो भी अदारे रियल एस्टेट को मॉनिटर करते हैं, जैसे कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है कराची की सतह के ऊपर, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है,
वहाँ पर हम बाकायदा रियल स्टेट एजेंट्स की रजिस्ट्रेशन करवाएं और ऐसी कानून साजी करवाएं जिसमें हमें रियल स्टेट एजेंट्स को पहचान मिल सके, सही, ताकि हमारे जो इश्यूज़ जिसमें खसूसन हमारा कमीशन या मुख्तलिफ जो भी हमारी चीज़ें हैं वो बाकायदा लेजिटिमेट हों और हमारे राइट्स का गवर्नमेंट की तरफ से इसको तस्लीम किया जाए। सही। और साथ साथ हम मुख्तलिफ अभी कुछ इंस्टीट्यूट हैं वो रियल स्टेट कोर्सेज़ भी करवा रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि इसको हम बड़े पैमाने पर लेके आ जाए और तमाम जो भी इसको एज ए पेशा अपनाना चाहें, हमारे मुस्तकबिल के जो भी लोग आना चाहें रियल स्टेट में, तो बाकायदा लेजिटिमेट पढ़ के आएँ और बाकायदा उनको डिप्लोमा दिया जाए, ताकि हमारे फील्ड में पढ़े लिखे लोग हैं। जैसे आपने बात की कि अगर कोई करियाने की दुकान चला रहा है या कोई इस किस्म का कारोबार चला रहा है तो वो साथ इसको एज ए पार्ट टाइम भी करता है। बिल्कुल सही। तो उसके लिए हमारी कोशिश यही है कि अगर कोई भी अपनाए लेकिन फुल टाइम जॉब होनी चाहिए ये, और इसमें पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, तलीम याफ्ता लोग आने रहमान साहब, चाहिए। मैं आपसे माज़रत चाहूँगा। नाजरीन, इस वक्त हो गया ब्रेक का, हम बात करते हैं मुस्तफ़ीज़ुर रहमान साहब से ब्रेक के बाद। रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे मुस्तफ़ीज़ुर रहमान साहब से। अच्छा मुस्तफ़ीज़ुर रहमान साहब, ये बताइएगा कि जैसे अभी आप जो बात कर रहे थे कि यहाँ पे इलिटरेट पीपल हैं, वो हर किसी को अपने रोज़गार कमाने का हक़ है, लेकिन जो पढ़कर जो मेहनत करके रियल्टर्स आए हैं और उनका जो कोर बिज़नेस ही यही है, तो उसको जो अननेसेसरी लोग बीच में आ जाते हैं, जो एक्सपीरियंस नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है, वो कोई भी डील करेंगे तो कल अगर कोई गलत होता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? नंबर एक। नंबर दो, जैसे लोग काम करते हैं, सर्टिफाइड लोग हैं, अभी जैसे रेरा जो इस्लामाबाद में इम्प्लीमेंट हुआ है, रियल स्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी जो है वो वर्क कर रही है, तो हमारे यहाँ भी क्यों उसको लेके नहीं आया जा रहा है? FBR वाले क्यों उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे? रियल स्टेट को क्यों रेगुलराइज नहीं कर रहे सिंध सेक्टर की तरफ? हमें क्या सिंध गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आ रही है या फेडरल गवर्नमेंट से आ रही है? देखिए, इसमें जो रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये हमारे हिस्से में सबसे पहले दुबई में आया, उसके बाद इंडिया ने तकरीबन, और इंडिया के तमाम जितने भी उनके प्रोविंसेस हैं उसमें लागू हो चुका है। तो अब हमारे अपना कौमी असम्बली में भी इसका बिल पास हुआ और बाकायदा इस्लामाबाद की टेरिटरी में रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम अमल में आ चुका है। बिल्कुल। जिसमें उन्हें रियल स्टेट सेक्टर के जितने तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें बिल्डर्स भी हैं, जिसमें टाउन प्लानर्स भी हैं, जिसमें रियल्टर्स भी हैं, एंड कंज्यूमर्स भी हैं, उन तमाम के राइट्स प्रोटेक्ट करती हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम इसको, चूँकि हमारा ताल्लुक सिंध से और हम कराची में इसका बिज़नेस कर रहे हैं, तो सिंध असम्बली में भी रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल पास किया जाए और जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स के राइट्स इसमें जो है ना कवर होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें अब रियल स्टेट एक साइंस की शक्ल अख्तियार कर चुका है और बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी अब बच्चे नए इसको एज ए प्रोफेशनल अपना रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलती है, उसमें आपको क्लाइंटेज ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी मिलते हैं, लोकल भी मिलते हैं। फिर इसके साथ साथ जो मेन होता है डॉक्यूमेंटेशन, जैसे आप एज ए रियल स्टेट कैरियर अपनाना चाहें तो आपको डॉक्यूमेंटेशन, जिस सोसाइटी में आप काम करना चाह रहे हैं उसके मतलब आपको मुकम्मल नॉलेज हो, आपको कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन और
हमारा जो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है इसकी लेजिस्लेशन आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप जिसको भी कोई प्लॉट दिलवाएं या घर दिलवाएं या कोई फ्लैट की आप डील करें किसी भी चीज़ की, तो आपको इनकी बाकायदा पता होना चाहिए कि आपने इसकी वेरिफिकेशन कहाँ से करवानी है, कौन से डिपार्टमेंट से आप वेरिफिकेशन करवाएंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद आपने जो एग्रीमेंट करना है, एग्रीमेंट फॉर सेल करना है, उसमें आप अपने क्लाइंट की प्रोटेक्ट कैसे करेंगे और जो सेलर है उसको कैसे बाउंडनेस करेंगे, फिर आपने अपने कमीशन का भी प्रोटेक्ट करना है जी। तो ये बाकायदा ये एक साइंस की शक्ल अख्तियार हो गया और हमें इसमें अब जितने भी रियल्टर हैं उनको बाकायदा इसकी तालीम देना पड़ेगी और हमारी कोशिश है कि इसका आगाज़ गवर्नमेंट के सतह पे भी किया जाए, क्योंकि प्राइवेट चंद एक अदारे अभी इसको समझे कि डिप्लोमा करवा रहे हैं या कोर्सेज़ करवा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की सतह पे होना बहुत ज़रूरी है। सही है। क्योंकि गवर्नमेंट की सतह पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई भी ऐसा अदारा नहीं है जो रियल्टर्स को बाकायदा तरबियत दे सके या इस किस्म की कोई डिप्लोमा जारी करे। तो हम इस सतह पे अपनी एसोसिएशंस की सतह पे मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि इसको बाकायदा हम लेजिटिमेट कर दें और हमारे शोबे में पढ़े लिखे लोग। लेकिन हमने देखा है कि बहरिया टाउन भी इस पर वर्क कर रहा है रियल एस्टेट कोर्स के ऊपर, अभी डिफिकल्ट एरिया ने भी शुरू किया है। अब हम जो हैं बेसिकली कराची के अंदर हैं और कराची बेसिकली डिफेंस क्लिफ्टन कराची में तो आता है, लेकिन उन्होंने अपनी अलग दुनिया बनाई हुई है। जी जी। तो हमारे जैसे एरिया हैं जो अर्बन छोटे एरिया हैं, जो अंडर डेवलप्ड हैं, जो छोटे छोटे बहुत पुराने एरिया हैं, डिफेंस क्लिफ्टन तो नया है, लेकिन जैसे फेडरल बी एरिया हो गया, नॉर्थ कराची हो गया, ये एरिया हैं, छोटी छोटी अमाउंट के घर हैं, तो इसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता कि कोई एसोसिएशन उधर की बने या उधर की कोई एसोसिएशन है तो वो आप उनको लेके चलें? वैसे कराची में हमारी कितनी एसोसिएशन देखिए, इस वक्त ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन कराची के मुख्तलिफ एरिया की 16 एसोसिएशन हमारे साथ इलाग करती हैं। ठीक है। जिसमें कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ हैं और हमारी कोशिश ये है कि जिन एरियाज़ में अभी रियल स्टेट की डीलर्स की एसोसिएशन नहीं बनी उनको भी हम अपना मैसेज कन्वे करें ताकि तमाम कराची की नुमाइंदगी आल कराची रियल्टर एसोसिएशन में होना चाहिए। और इसके साथ साथ फिर जब तमाम एरियाज़ की नुमाइंदगी बनने के बाद जो हमारी आगे कोशिश होगी कि हम रियल स्टेट एजेंट को पहचान दिलवाएं जिसका वो असल हकदार है। एग्जैक्टली। और उसके साथ साथ जो है जो आपने बात की कि हम कोशिश करेंगे कि हम इसको एसोसिएशंस की सतह पर वहाँ पर कोर्सेज़ करवाएं। अभी आपने देखा होगा जैसे DNFBP का अभी मसला आया, डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशन, जिसमें रियल स्टेट एजेंट्स को भी लिया गया। बिल्कुल। और पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट में है तो उसमें हमें तमाम जितने भी रियल्टर्स हैं इनको रजिस्टर्ड भी करवाना था। तो बाकायदा इसके लिए हमने मुख्तलिफ एरियाज़ में सेशन किए, जिसमें सरजानी टाउन का एरिया है, जिसमें आप समझ लें कि गुलिस्तान जौहर का एरिया है, यहाँ MDA का एरिया है, शाह लतीफ़ का एरिया, यहाँ पर हमने मुख्तलिफ सेशंस करवाए DNFBP के साथ मिलने के बाद। और ये हम करेंगे कि पूरे कराची में मुख्तलिफ एरिया में मज़ीद सेशंस करवाएं और इसी तरह रियल स्टेट जो ब्रोकर जो एज ए कैरियर अपनाना चाहें उनको इस फील्ड में लाने के लिए बाकायदा हमको इंस्टीट्यूट की भी इंशाल्लाह ताला बुनियाद रखेंगे। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि बहरिया टाउन में से भी आगाज़ SMQ की सूरत में हो चुका है और इकरा यूनिवर्सिटी में भी शायद कोर्स करवाए जा रहे हैं। इसी तरह एक हमारे गुलशन में भी इंस्टीट्यूट काम कर रहा है ईमानुल्लाह पंजवानी साहब का। तो इसी तरह हमारी भी कोशिश है कि हम भी अपना हिस्सा डालें और बाकायदा जो है ना रियल्टर्स को तरबियत दी जाए। और कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी हमारी इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि आप रियल स्टेट एजेंट्स को आप कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी रजिस्टर्ड करें और अगर कोई भी डील आपके साथ करना चाहे या कराची डेवलपमेंट चाहे तो उसमें आप रियल स्टेट एजेंट को बाकायदा जो है ना उसको लेजिटिमेट करें और उसके थ्रू डील करवाई जाए जो इंटरनेशनल एक कवानीन है उसके मुताबिक चला जाए। सही है। तो ये कोशिशें जारी हैं सारी। सही है। मैं तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद दूंगा। नाज़रीन, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR ने हिस्ट्री में पहली दफ़ा रियल्टर्स जो हैं उनसे पूछा है कि आपकी एरिया की वैल्यूएशन क्या है, और अल्हम्दुलिल्लाह फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स जो पाकिस्तान है उनका और ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन का इल्हाक जो है, जैसे हम फेडरेशन के हम मेंबर हैं, तो उनकी वजह से FBR ने बाकायदा ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के मेंबरान को अपने पास बुलाया, अपने दफ्तर में बुलाया और सब ने अपने अपने एरियाज़ की वैल्यूएशन जमा कराई। जो कई सालों से अलग अलग तरीके से वैल्यूएशन आती थी, इस दफ़ा एक्चुअल वैल्यू जो है वो डिफ़ाइन की गई है। वो ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन की मेहनत, रहमान साहब और उनकी पूरी टीम की और फेडरेशन की मेहनत की वजह से हुआ है। FBR हाउस में जाके फेडरेशन ने धरने दिए हैं, तब जाके वैल्यूएशन जो है वो चेंज हुई है। ऐसा ही है सर? जी बिल्कुल। देखें,
कराची में भी वैल्यूएशंस के कुछ इश्यूज़ आए थे और पंजाब में इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा थे। तो जो हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट सदात ताही साहब उन्होंने वहाँ पर मुज़ाकरात किए जी। इस्लामाबाद के हवाले से, पंजाब में और कराची के हवाले से हमने यहाँ पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुज़ाकरात किए। तो जो हमने समझा कि इनकी वैल्यूएशंस इन एरियाज़ की ठीक नहीं है, एफबीआर की तरफ से की गई, उनको हमने अपनी तरफ से तजावीज़ पेश की और अल्हम्दुलिल्लाह आल कराची रियल्टर एसोसिएशन की तरफ से जितनी तजावीज़ एफबीआर को दी गई थी तमाम मनोन तस्लीम कर ली गई। इसी तरह हम आइंदा बरसों में भी एफबीआर के साथ कोऑलिशन में रहेंगे ताकि वैल्यूएशन का मसला हर साल आएगा। जब भी बजट का मौका आएगा या जब भी एफबीआर वैल्यूएशन चेंज करना चाहती है, क्योंकि प्रॉपर्टी के प्राइस आपको पता है अपर साइड पे भी जाते हैं और कई ऐसी जगह जहाँ लोअर साइड पे भी आ जाते हैं, तो हम हकीकी चूँकि हम हर एरिया में टच में रहते हैं, प्रॉपर्टी की मार्केट के साथ भी टच में रहते हैं, प्रॉपर्टी प्राइसेस के हिसाब से भी टच में रहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारा सफ़र उनके साथ जारी रहेगा। और इसी तरह जो हमारे कराची के मसाइल होंगे वो हम आल कराची रियल्टर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से इसी तरह हल करेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा रहमान साहब, ये बताइएगा कि जैसे लोग जो है इस वक्त पैनिक में हैं, गवर्नमेंट चेंज हुई 3-3.5 साल पहले, नए रेजोल्यूशंस आए, नए प्लानिंग आई हैं, उसके अंदर अभी जो प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के अंदर जो बहुत सारे फाइनेंस सेक्टर जो है वो एक्टिवेट हुआ और लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया, तो आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर वो स्कीम चलती रहेगी? और दूसरा सवाल ये सर कि लोग पैनिक में क्या होते हैं कि 3 वैल्यूएशन हमारे यहाँ चलती हैं, एक होती है डीसी वैल्यू, एक फेडरल वैल्यू और एक जो नॉर्मल वैल्यू होती है जो एफबीआर वैल्यू है। तो अब वो मेरे ख्याल में डीसी वैल्यू ख़त्म कर दी गई है, एफबीआर और जो है वो दूसरी कौन सी हमारी वैल्यू काउंट, फ्री मार्केट वैल्यू, फ्री मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू। तो उसमें लोगों को थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी मार्केट रखी जाए, कौन कितने वाइड मनी कौन से उसमें जाएगा। तो इसमें से भी हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बता दें कि वो सही तरीका क्या है कि अगर मैं फेडरल एरिया में रहता हूँ तो उसकी कौन सी वैल्यूएशन काउंट होगी और एक्चुअल मार्केट वैल्यू काउंट होगी, या हमको हमारा प्लॉट अगर 10 लाख रुपए का है तो उस पे आप फेयर वैल्यू लेके जाएंगे, टैक्स कितना भरा जाएगा और किस पे भरा जाएगा? देखिए उसमें देखें जो टैक्सेज हैं जो वफाकी गवर्नमेंट भी लेती है, जो सिंध गवर्नमेंट भी लेती है, वो एफबीआर वैल्यू पे ही जाते हैं। कुछ ऐसे एरिया जहाँ पर एफबीआर वैल्यू नहीं है वहाँ पहले डीसी वैल्यू चलती थी जी। तो अब डीसी वैल्यूज़ उन्होंने तकरीबन ख़त्म करने के बाद जो एफबीआर की जिस एरिया की वैल्यूएशन आपके एफबीआर के पास मौजूद नहीं है उनकी टेबल में, तो वो सबसे लोवेस्ट के उसमें रेट में लेंगे जो उनका लास्ट लोवेस्ट रेट है। तो तकरीबन अब तो कराची के हर एरिया की वैल्यूएशन दे दी गई है, सही है। और एफबीआर ही पूरे पाकिस्तान में इसको मॉनिटर कर रहा है। अब जो भी समझें कि वैल्यूएशन फ्यूचर में आएगी वो एफबीआर की तरफ से आएगी। वो आपने सही कहा कि 2 मार्केट वैल्यूज़ चलती हैं, एक तो फ्री मार्केट वैल्यू, एक एफबीआर वैल्यू। तो उसमें एफबीआर ने देखे रूल्स ये बनाया था कि अगर हम कोई वैल्यूएशन देंगे तो इसको ग्रेजुअली अप करेंगे, क्योंकि एकदम जैसे ऑलरेडी डीसी वैल्यूज़ चल रही थी वो लोवेस्ट रेट पे होती थी, प्रॉपर्टी के प्राइस अपर वैल्यू में होती थी, तो एक सिस्टम ऑलरेडी चल रहा था। तो फिर हमने इसके ऊपर एफबीआर से मुज़ाकरात भी किए, बातचीत भी की। हमने कहा इसको ग्रेजुअली आप आहिस्ता आहिस्ता इसको फ्री मार्केट लेवल पे ले आएँ, तो वो उसी पॉलिसी पे चलने हैं और हर साल कोई ना कोई अप पिछली जो मार्केट वैल्यू चल रही थी उसमें 10%, 50%, 20% अप करने के बाद नेक्स्ट ईयर दे दिए जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आना तमाम ने फ्री मार्केट वैल्यू पे ही है। सही है। तो बाकी जो आपने कहा कि मुख्तलिफ वैल्यू है, अब पूरे पाकिस्तान में एक एफबीआर की भी तरफ से वैल्यूएशन की जाती है और उसी के ऊपर हम टैक्स देते हैं, चाहे सीबीटी है, चाहे स्टैंपिंग है, चाहे कोई भी ड्यूटी है, यहाँ गेन टैक्स है, वो सब एफबीआर वैल्यू पे ही चलता है। अभी जो एक टैक्स लगा है 236B जो एफबीआर का है, उसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं, वो ऑलरेडी था। और 236K जो शिक थी उसमें जो डिफरेंस था मार्केट वैल्यू में और एफबीआर वैल्यू में, सॉरी डीसी वैल्यू में और एफबीआर वैल्यू में जो डिफरेंसेस आते थे उसमें फिर डिफरेंस के लिए वो टैक्स एक तरह की एमनेस्टी स्कीम थी, ठीक है, वो चल रही थी ऑलरेडी, लेकिन वो उन्होंने ख़त्म कर दी है। तो अब तो तकरीबन हर एरियाज़ की जो है ना वो एफबीआर वैल्यू चलती है। बाकी प्राइम मिनिस्टर ने जो अभी इसमें एमनेस्टी स्कीम दी है वो ऑलरेडी चल रही है, और हमारी अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनसे भी यही गुजारिश है कि जो एमनेस्टी स्कीम पिछली गवर्नमेंट ने दी थी वो अब नई गवर्नमेंट को भी उसी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट का चलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पास हर मुल्क की कुछ स्पेशलिस्टी होती है, उसकी पब्लिक कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसके पास पैसे कहाँ से आ रहा है, उसकी इंडस्ट्रीज़ कैसे चल रही हैं। बिल्कुल सही। तो हमारी जो पाकिस्तान बेस्ड है यहाँ पर रियल एस्टेट समझने के सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट बिजनेस है, ये हमारी स्पेशलिस्टी है एज ए कौम।
और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जब रेमिटेंसेस भेजते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसी रियल एस्टेट मार्केट में आते हैं, और हमारे पाकिस्तानी भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने में खुशी महसूस करते हैं और उसकी रिटर्न्स अच्छी आती हैं। तो हमें एज ए इसको स्पेशलिस्ट ही लेके चलना चाहिए, इसको इतनी मराद दें कि इसकी वजह से हमारे मुल्क की जो इस वक्त मुआशी हालत कमज़ोर है या जो भी इशूज़ हैं वो हल हों। और दूसरा जो है रोज़गार मिलना चाहिए। पाकिस्तान की इस वक्त ज़राअत के पास ये सेकंड लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर इंडस्ट्री है, और हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान की नंबर 1 जॉब प्रोवाइडर ये इंडस्ट्री बने और लोग इसमें अब आएँ, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर चलता है तो इसके साथ जितनी एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं वो चलती हैं। एलाइड इंडस्ट्रीज चलती हैं, मुल्क की इकॉनमी का पहिया चलता है। और जो लास्ट गवर्नमेंट ने स्कीम दी थी कि 50 लाख घरों का एक विज़न दिया था, तो अभी भी नई गवर्नमेंट को भी एक ना एक विज़न देना चाहिए। और अगर जैसे 50 लाख घरों का था, इसी जो हमारी नई गवर्नमेंट है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी कोई विज़न दें। अगर आप इसको सही तरह से अमली जामा पहनाने में कामयाब हो गए तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। इस सी पैक के बाद इसमें इतनी पोटेंशियल है हमारे रियल एस्टेट सेक्टर में जी। और दूसरा, आप एमनेस्टी अभी जारी रखें सही, ताकि जो हमारी ग्रे मनी या लोगों के पास अभी ऐसा पैसा है जो उन्होंने मार्केट में अभी शो नहीं किया या वो मार्केट में आए, ताकि ये भी हमारा पैसा वाइट मनी में आ जाए और बाकायदा लोगों को लेजिटिमेट कर दिया जाए, उनके सरमाए की भी हिफाजत हो। बिल्कुल सही। नाजरीन, जब हम कोई रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला काम आपका जो इस इंडस्ट्री में आता है वो आता है रेती बजरी का। वहाँ से लेकर आपका घर बनाने तक सीमेंट, सरिया, उसके अंदर ब्लॉक्स लगते हैं, फिर कलर यूज़ होता है उसके अंदर, इसके बाद आपका एक्सटीरियर, इंटीरियर, घर में रहने तक के लिए जो सिस्टम होता है वो 72 इंडस्ट्रीज़ हैं, वो प्रोवाइडर हैं जो उस घर को बनाने में लगती हैं। उसके अंदर कितना रोज़गार है, कितने लोग कमाते हैं, कितने घर चलते हैं, कितने ख़ानदान चलते हैं, ये आपको रहमान साहब की बातों से अंदाज़ा हो गया होगा। हम लेते हैं नाज़रीन छोटा सा एक ब्रेक के बाद उनसे पर्सनल सवाल करेंगे। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं रहमान साहब के साथ। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को किस तरीके से फ़रोग देना है और गवर्नमेंट से फ़ाइट कैसे करनी है, ये हमें रहमान साहब ने बताया है। अच्छा रहमान साहब, हम आते हैं आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ की तरफ। सोशल कितना है आप? देखिए, हमारी लाइफ तो अब सोशल ही है। जब से हम एसोसिएशंस में आए हैं आल कराची की, इससे पहले हमने अपनी गुलशन इकबाल गुलिस्तान जोड़ या स्कीम 30 थी जिसमें हमारी मदर एसोसिएशन इसकी बुनियाद रखी जी। तो उसके बाद काफ़ी इश्यूज़ थे जो कि समझे कि जब आप एसोसिएशन बनाते हैं तो एक नंबर ऑफ़ लोग आपके साथ जो ना मुंसलिक होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुंसलिक होने के बाद उनके मसाइल्स हैं, काफ़ी किस्म के मसाइल हैं, वो सामने आते हैं। तो इसकी बुनियाद रखने के बाद फिर एक आल कराची का आइडिया पेश किया गया। तो आल कराची में फिर हमने कहा कि कराची की तमाम एसोसिएशंस को इसका हिस्सा बनना चाहिए। उसके लिए फिर हमने एक समझे कि सारे कराची की एसोसिएशंस को ऑन बोर्ड लिया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैंने बताया आपको कि 16 एरियाज़ की एसोसिएशन आल कराची का हिस्सा बन चुकी हैं। बिल्कुल सही है। तो ये अब तो समझे कि 90% टाइम इसी सोशल एक्टिविटी में गुजरता है रियल्टर्स के साथ। और हमारी कोशिश भी है कि जिस शोबे ने हमें इज़्ज़त दी,
जिसने हमें पहचान दी, जिसकी वजह से आज कराची में, पाकिस्तान में हमें लोग जानते हैं। इसके लिए अपना टाइम दिया जाए और रियल्टर्स की फलाह के लिए कोई ऐसे हम काम कर जाएं जिसमें कि समझें कि हमारी रियल्टर्स की भी फलाह हो और उसके साथ साथ हमारा ज़मीर भी मुतमिन हो कि हमने इस शोबे को कुछ डिलीवर किया है। चले हम इसी को साथ लेते हुए चलते हैं कि माशाल्लाह रमज़ान है और हर तीसरा आदमी, चौथा आदमी जो है माशाल्लाह उम्र पे गया हुआ है। 2 साल के कोविड के अरसे में जितना नुकसान मईशत को हुआ है, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान को भी हुआ है, इसी तरह दुनिया के और ममालिक भी हैं। सऊदी अरब ने तो पूरा दरवाज़ा खोल दिया कि आ जाएं, तो माशाल्लाह उसने 2 साल का जो सारा था हिसाब किताब वो उसने 1 महीने में पूरा कर लिया माशाल्लाह। पाकिस्तान ऐसा क्या काम करे कि वो जो 2 साल का जो नुकसान है वो किसी तरीके से कवर हो। यहाँ गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। हमारी ज़िंदगी इसी तरीके से गुजरी। आप जैसे रियल्टर्स हैं, हमारे यहाँ कराची के अंदर अगर हम रजिस्टर्ड मेंबर्स की तादाद देखें तो 25 से 30 हज़ार होंगे। ऑल ओवर पाकिस्तान 2.5-3 लाख तो होंगे। बिल्कुल। तो उनका तो रोज़गार ही नहीं है, उनका तो 2 साल बंद रहा है काम, सैलरी नहीं होती, वो कमीशन पे काम करते हैं, कोई डील नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा, तो उनको रोज़गार कैसे चलेगा। ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन उनकी सपोर्ट के लिए कोई ऐसा राशन ड्राइव या जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए कोई ऐसा काम किया है 2 सालों में? जी माशाल्लाह, लेकिन ऐसी चीज़ें नॉर्मली तो बताई नहीं जाती, लेकिन नहीं, अब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये इस्लाह करता है उन लोगों की जो ये सोचते हैं ड्रामा कर रहे हैं, तस्वीरी सेशन कर रहे हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मोटिवेशन जो इंटरव्यूज़ होते हैं ना, ये मोटिवेशन होती है। आम लोगों को पता चलता है कि नहीं यार ये लोग काम कर रहे हैं, लोग आके उल्टा सवाल करते हैं कि आपने क्या किया भाई। देखिए, आल कराची ने हमने जब कोरोना आया तो जैसे मुहैयर हज़रात ने हिस्सा डाला, हमने भी आल कराची की सतह के ऊपर हमने तमाम एसोसिएशन को कहा कि जो भी जिसके पास जितनी इस्तात है तो वो कोई राशन की शक्ल में, क्योंकि उसको राशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खाने की, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हर एसोसिएशन के ज़रिए 600, 700, 800, 1000 बंदों को राशन दिया गया। अब आप 16 एसोसिएशन देख लें, 16 एसोसिएशन की तरफ से हर एक ने अपनी सतह के ऊपर राशन लोगों को दिया। और हमने तो पूरे कराची में आवाज़ दी थी कि चूँकि पहली हमारी अपना प्रायोरिटी यही थी कि सबसे पहले हम चूँकि रियल्टर से रिलेटेड हैं तो रियल्टर्स के लिए हमने ओपन किया था कि कराची में किसी भी रियल्टर को राशन की ज़रूरत है वो आल कराची से रब्ता करें। हम उनको बिला तफरीक, बिला कोई क्वेश्चन किए और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए उसको हम देंगे। तो वो हमने अपना वादा भी पूरा किया। जहाँ जहाँ से हमें फ़ोन आए, जिन जिन लोगों ने हमसे रब्ता किया, आल कराची की तरफ से इस कोरोना के दौरान तमाम को राशन दिया गया और ये सब समझे कि अल्लाह की रज़ा के लिए था। इसमें कोई दुनिया सिर्फ ये लोगों को बताने का मकसद होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बंद मुट्ठी काम कर रहे हैं तो हमें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है या हमें सिर्फ जवाब दे अल्लाह ताला को होना है। ये मेरे, इनके और आपके किसी के दरमियान नहीं है, ये सिर्फ हमारे और अल्लाह के दरमियान है कि हम क्या काम कर रहे हैं और इंसानियत की खिदमत किस तरह कर रहे हैं। रहमान साहब, फैमिली को क्या टाइम देते हैं? ये सब करते हैं तो आप फैमिली को कितना टाइम देते हैं? देखिए, फैमिली के लिए अब टाइम कब निकलता है क्योंकि सारा दिन तो माशाल्लाह आपके जवान बच्चे हैं। हाँ माशाल्लाह, 2 बेटे 1 बेटी है। भाभी तो नाराज़ होती होंगी, आ गए बस खाना खाने के लिए। और माशाल्लाह आप खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं। मैंने तो आपके साथ खाए ही चीज़ें, आप प्रोग्राम करते रहते हैं, दावत करते रहते हैं। हाँ बस वो हाथों से बनाते हैं, तो भाभी को तकलीफ़ भी नहीं देते आप? नहीं, तकलीफ घर में तो ज़्यादातर तो वो अपना बेगम ही बनाती है खाना, लेकिन ये कि टाइम का ज़रा मसला आता है। लेकिन फिर भी किसी न मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई अपना हफ्ते में कोई ऐसा एक इवेंट हो जिसमें हम फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हों, या आउटिंग पे चले जाएं, या कोई ऐसा रख लें जिसमें आपने कहा जैसे मैं ख़ुद खाना बनाता हूँ बच्चों के लिए भी और उनके लिए भी, तो हल्का फुल्का तो निकालना पड़ता है टाइम है। लाजमी बात है, फैमिली है तो वो भी प्रायोरिटी में सबसे टॉप की आपकी फैमिली नंबर 1 पे आती है, बाकी चीज़ें तो सब बाद में स्टार्ट होती हैं। बिल्कुल सही तो है। कोशिश करते हैं कि अल्लाह मियाँ तो फैमिली को टाइम दें। आप पासपोर्ट बना लें पहले आप। वो तो आपके साथ आप प्रोग्राम बनाया, यूरोप का प्रोग्राम आपके साथ करेंगे सर। पहले आप पासपोर्ट बनाएं, फैमिली को इंशाल्लाह उम्रे पे लेके जाएं और माशाल्लाह फिर आप देखिएगा कि आपका दिल कैसे खुलेगा बाहर घूमने के लिए। नाज़रीन, अब रहमान साहब के पास पासपोर्ट नहीं है माशाल्लाह और कराची में इतने सालों से रह रहे हैं और मुल्क से बाहर नहीं गए। आप सोचें कि इन्होंने कितनी खिदमत की है कराची के लिए, इतने काम के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने आप के लिए टाइम नहीं निकाला इन्होंने। नाज़रीन, अच्छा, चाइल्डहुड कोई ऐसी मेमोरी जो आपको याद रह गई हो कि वालिदैन ने आपको या वालिद ने कभी ऐसी कोई चोरी पकड़ी हो आपकी और कभी ऐसा काम किया हो कि आपको लाठी पड़ी हो?
देखें वो असल में बचपन में शरारती तो वैसे भी लग रहे हैं अभी आप, बचपन में शरारती बस हल्के पुल्के थे, लेकिन असल में ज़्यादा था मुझे क्रिकेट का शौक़। सही है। अच्छा, वो क्रिकेट की वजह से फिर तलीम भी डिस्टर्ब हुई, तो तलीम डिस्टर्ब हुई तो लाजमी बात है वालिदैन नाराज़ हो गए, उनकी ख्वाहिश होती है कि बच्चा हमारा तलीम में पढ़ा लिखा बच्चा हो। सही है। तो हम क्रिकेट की तरफ से मैंने पाकिस्तान अंडर-19 भी खेली हुई है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, विल्स कप होता था उस वक्त, विल्स कप खेला था, फिर ब्रुक बॉन्ड ट्रॉफ़ी भी खेली पाकिस्तान की तरफ से। तो ज़्यादा टाइम जो हमने स्टडी की तरफ देना होता था क्रिकेट की तरफ से, तो उस पर वालिदैन बड़ा नाराज़ होते थे कि आपने ये क्या क्या काम स्टार्ट किया हुआ है। तो लेकिन बस अल्लाह ताला की रज़ा थी। तो स्कूल से बंक मारा हो मैच देखने के लिए? स्कूल से तो नहीं, क्योंकि मैंने तो स्कूल लाइफ के बाद स्टार्ट किया था, जब कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई थी, तो कॉलेज लाइफ से फिर मैं क्रिकेट की तरफ ज़्यादा रुझान हुआ। तो फिर ये फ़र्स्ट क्लास भी खेली, एज ए कैरियर अपनाने की कोशिश की, लेकिन बस उसमें कोई इंजरीज़ हो गई तो उस वजह से नहीं आ सके। रमन साहब वक्त हमारे पास कम है, मैं सिर्फ आखिरी चंद अल्फाज लूँगा। मेमन टीवी के बारे में आपने सुना तो है और मुलाकात भी, हमारे अली गोडल जो हैं CEO हैं, तो मेमन टीवी को आप आम पब्लिक में या मेमन कम्युनिटी के हिसाब से किस तरह लेते हैं, आप इसको कितने मार्क्स देंगे कि वो किस तरह काम कर रहा है और किस तरह कर रहा है? देखिए, मेमन टीवी के वाले से आपसे मुलाकात हुई, आपने भी तारुफ कराया अली गोडल साहब का। तो अली गोडल साहब जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, और ख़ासकर मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर कराची के तकरीबन हर फोरम पे एक्टिवेट है, चाहे वो रियल स्टेट का कोई फोरम हो, चाहे वो सोशल मीडिया का कोई फंक्शन हो, चाहे वो कराची के हवाले से कराची चैम्बर की कोई तकरीब हो या FPCCA की तकरीब हो, तो हर जगह एक्टिव नज़र आते हैं माशाल्लाह। और आपका जो चैनल है हर इवेंट की कवरेज करता है, और आल कराची के माशाल्लाह जितने प्रोग्राम हुए आप लोग बड़े ज़ौक़ व शौक़ से उसकी कवरेज करते हैं, तो हमें खुशी महसूस होती है कि हम तो समझते हैं कि मेमन टीवी ऐसे ही जैसे हमारा ज़ाती समझ लें कि ये चैनल है, और हम तो जितने भी कराची के दोस्त हैं उनको प्रमोट भी करते हैं कि ये इस वक्त। और दूसरा, मेहनत नज़र आती है जी। अब हम जैसे मैं सोशल मीडिया देखता हूँ किसी भी, चाहे वो फेसबुक या व्हाट्सअप या इसके अलावा जो वेब के चैनल्स हैं, तो उसमें मेमन टीवी टॉप ऑफ द लिस्ट जा रहा है, और अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे। हमारी ख्वाहिश है कि ये पाकिस्तान के टॉप के चैनल्स में से आए, और अल्लाह ताला आपको मज़ीद दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। नाज़रीन, ये थे हमारे मेहमान एम रहमान। तो प्रोग्राम का जो इख्तिताम जो है वो नातिया कलाम के साथ होगा। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि जुस्तजू आप करते रहें, मेहनत करते रहें, जैसे इन्होंने मेहनत की है आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। इंसानियत की खिदमत ज़रूर करें। इंसानियत की खिदमत पैसों से नहीं की जा सकती, ज़रूरी नहीं है। आप अगर किसी को रोड क्रॉस भी करा देंगे ना, तो वो भी इंसानियत की खिदमत में आएगा। अगर आप किसी बिल्ली के बच्चे को बीच सड़क से उठा के किनारे पे लगा देंगे ना, वो भी इंसानियत की खिदमत में आएगा। तो सिर्फ ये छोटे छोटे काम है, इसका सिला आपको अल्लाह ताला देगा। यूसुफ वाइसरॉय को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। पार लगा जाला।
बस खामा नवा की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया। कॉस्मोस रियल्टर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश करते हैं मैरिया टाउन कराची में आपके कारोबार और सरमायाकारी को मजीद मुनाफा बख्श बनाने के लिए कॉस्मोस बिजनेस टावर, जहां ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर वसी और शानदार ऑफिसेज बेहतरीन कीमतों में दस्तयाब हैं। मेन गेट से सिर्फ 1 मिनट की ड्राइव पर मैरिया टाउन कराची की सबसे प्राइम कमर्शियल लोकेशन 400 फीट वाइड मेन जिना एवेन्यू रोड पर वाक़ है। तामीराती काम तेजी से जारी है, तो अभी इस आलीशान मंसूबे का हिस्सा बने और महफूज करें अपना मुस्तकबिल। बुकिंग सिर्फ 10 लाख से, वो भी 30 महीनों की आसान इकसात के साथ। तो अभी हमसे राब्ता करें और अपना आलीशान ऑफिस हासिल करें। For booking and details, contact